नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के सबसे अंतिम दौर की बात करेंगे, जिसमें आज चुनाव प्रचार थम गया है। दरअसल ये 75 दिन मैराथन प्रचार का दौर था। भारत के चुनावी इतिहास में इतने लंबे प्रचार कभी नहीं देखे गए कि 75 दिन, यानी एक तरह से लगभग 3 महीने, 2.5 महीने के आसपास। और इसमें खास बात यह कि अब चुनाव तो प्रचार तो थम गया है, आखिरी चरण का मतदान हो जाएगा और उसके बाद यह यूं कहे कि अभी से ही शुरू हो गया है मीडिया में अटकलबाजियों का दौर। अगर गांव की भाषा में कहें तो अब शुरू हो जाएगी बतरस। लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि किसकी कितनी सीटें आ रही है और 4 जून तक ये चाय की दुकानों से लेकर पान वाले के यहाँ गली चौराहे सब जगह चलेगा कि आखिर किसकी सरकार बन रही है और किसकी सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी का कहना ये है कि वो सरकार में आ रहे हैं। सारे गणतज्ञ जो राजनीति के वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, सीटें कम ज़्यादा हो सकती है, इस पर लोग बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जयराम रमेश कह रहे हैं कि हम 48 घंटे में अपना प्रधानमंत्री चुन लेंगे। अब इसी पर बात करेंगे कि किसने कितनी मेहनत की है और किसका कितना जोर। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जाहिर है कि सबसे ज़्यादा सीटों पर बीजेपी इलेक्शन लड़ी थी तो उन्होंने प्रचार ज़्यादा किया होगा, रोड शो किए होंगे, सभाएं की होंगी, रैलियाँ की होंगी। नंबर 2 पर आते हैं अमित शाह, वो भी, उनकी भी हम बात करेंगे कितनी सभाएं की। फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, फिर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव। आखिर इन्होंने कहाँ कहाँ कितना जोर लगाया और जब इन्होंने प्रचार कम या ज़्यादा किया तो फिर सीटें कम ज़्यादा कैसे आएंगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन थम गया है शोर, हम जानेंगे किसका है कहाँ जोर। इस पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे स्टूडियो, हमारे सामाजिक सरोकार से जुड़े हमारे वरिष्ठ साथी श्री उमाकांत मिश्रा जी। स्काइप पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी रंजन श्रीवास्तव जी, और टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं हमारे साथ, टेलीफोन लाइन क्या, मोबाइल पर जुड़े हैं, सेलफोन पर जुड़े हैं गौरव चतुर्वेदी जी, हमारे पत्रकार साथी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सुनो जी, चर्चा की शुरुआत मैं कर रहा हूँ रंजन श्रीवास्तव जी से। रंजन जी, आंकड़ेबाजी की बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं और अभी अगले 4 जून तक यही चलने वाला है। हर सेफोलॉजिस्ट, हर सियासत को जानने वाला अपने अपना गणित देगा और हमारा मानना है कि कई बार चीज़ें बड़ी साफ दिखती, लेकिन लोग कहने में संकोच करते हैं, क्योंकि जो लोग संकोच करते हैं वो सियासत से डरे हुए भी रहते हैं। आपकी राय, अगर बिना संकोच के कह पाएँ कि चुनाव के आखिरी दौर का एक तरह से प्रचार थम गया है, इसके बाद 4 तक वो सब होगा जो आज हम कर रहे हैं, यानी अनुमान लगाए जाएंगे, अटकलें होंगी। आपकी क्या राय है? मोदी का प्रचार कितना सार्थक लगा अभी तक? अमित शाह कैसे बोलते रहे? जयप्रकाश नड्डा ने क्या कहा? राहुल गांधी के बॉडी लैंग्वेज क्या बोलती है? अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, इन सब पर आपकी राय? राघवन जी, 1 तारीख को जब लास्ट फेज का चुनाव होगा जी, तो सबसे इम्पोर्टेंट से एग्जिट पोल आ जाएगा जी। एग्जिट पोल कई बार गलत भी होते हैं, लेकिन एक हल्का हल्का मिल जाता है। तो 4 का तो बात की बात है जी, एक को सबकी निगाहें रहेंगी कि 1 तारीख को एग्जिट पोल क्या बोलता है, नंबर 1। दूसरी बात जो हमने कहा कि मोदी जी की बात या अमित शाह, जेपी नड्डा का, तो बीजेपी का पूरा चुनाव प्रचार हम लोगों ने देखा है, मोदी मुख्य चेहरा रहे, वही पोस्टर बॉय रहे, उन्हीं के इर्द गिर्द, बहुत नेचुरल भी है, वो घूमता रहा। 14 और 19 के मुकाबले मुझे लगता है 24 में मोदी ने ज्यादा मेहनत की और उसका कारण भी था। कारण ये था, सामने इंडिया ब्लॉक की जो 14 में नहीं था, 19 में नहीं था। दूसरा, एक पुलवामा जैसा एक नैरेटिव नहीं होना। तीसरा, जो राम मंदिर बना, जब लोक नीति और सीएसडीएस का सर्वे आया उसमें साफ दिखा कि राम मंदिर के मुद्दे को लेकर पब्लिक में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है, मुद्दा नहीं बन रहा है। तो ये जो कई फैक्टर्स थे, फिर जो संविधान का मामला आ गया, जो इंडिया ब्लॉक लेके आया, कॉन्स्टिट्यूशन का मामला आ गया, जातिगत जनगणना की बात हुई, महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए देने की बात हुई, और तो इंडिया ब्लॉक अब की हमलावर रहा। और जाहिर भी 10 साल सत्ता से बाहर थे, उनका हमलावर लाजमी है।
इन सब को देखते हुए मोदी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, ज्यादा रैलियां किया उन्होंने, और अमित शाह और नड्डा सपोर्टिंग रोल में जी थे भी। जहां तक तेजस्वी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी की बात है, तो इनके लिए भी डू और डाई का सवाल है। 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस जाहिर नहीं चाहेगी कि तीसरी बार भी डबल डिजिट में हो, जो कि 2 बार से हो रहा था। कांग्रेस के अस्तित्व पे सवाल खड़ा हो रहा था। साथ में जो अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, उनकी पार्टी पे भी अस्तित्व का मामला था। तो इस बार देखा गया है कि अगर आप देखेंगे कि जो पिछला एक वेव था, आपने भी देखा, वेव नहीं था, तो वेव के एब्सेंस के चलते इंडिया ब्लॉक में उत्साह था। कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा आ गया, आरक्षण का मुद्दा आ गया, पहली नौकरी जो पक्की का मामला, कई चीजें थी। तो इंडिया ब्लॉक की आप देखेंगे जो सातों चरण था राघवन जी, सातों चरण जाते जाते इंडिया ब्लॉक और अग्रेसिव होता जा रहा है, जो कि पिछली बार ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि मोदी का एक ब्रांड है, एक इमेज है, और भाजपा ही ऐसी पार्टी जो पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, जो कांग्रेस नेशनल पार्टी होते हुए भी पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ पा रही है इंडिया ब्लॉक के चलते। तो अभी वेपर हैंड वो भाजपा का है, लेकिन मेजॉरिटी मिलती नहीं मिलती है। 250 से नीचे आते हैं, 220 होते हैं, 200 होते हैं, यह सब 1 तारीख को शायद कुछ उसकी झलक हमें हम लोग देखने को मिल जाए। इसलिए 1 तारीख को भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी देखना कि क्या कहते हैं एग्जिट पोल। बिल्कुल। एक सवाल है छोटा सा, आप चाहें तो उसका उत्तर अभी दे दें या चाहें तो अगले दौर की बातचीत में। 2019 में जो बीजेपी के पास जनता को बताने के लिए था, क्या 2024 में उससे कम है? अगर कम है तो फिर उनका रिपोर्ट कार्ड कमज़ोर है, उनकी कॉपी कमज़ोर है और उसमें एग्जामिनर फिर नंबर नहीं देगा। और अगर 2019 की तुलना में अपोजिशन ने 2019 से लेकर 24 तक जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जनता के मुद्दों पर संघर्ष किया है और जनता के खिलाफ जो सरकार के फैसले लगते थे उनको बदलवाने के लिए उन्होंने खून पसीना बहाया है, तो फिर लगेगा कि जो एग्रेसिवनेस है वो वाजिब है। ये 2 सवाल मेरे छोटे छोटे से हैं। इन 2 सवालों में ही मुझे लगता है कि 1 जून को जो एग्जिट पोल आएगा उसके जवाब इसी के आसपास छुपे होंगे। मैं लौटूंगा आपके पास, ये छोटे से सवाल हैं। गौरव जी, मैराथन चुनाव प्रचार था, इतिहास में इतना लंबा चुनाव प्रचार कभी नहीं देखा। लोग थक गए, नेताओं के पास मुद्दे नहीं बचे, नए मुद्दे ढूंढने के लिए टीमों के पास एक तरह से टोटा हो गया, वहाँ सूखा पड़ गया, रिपीटेशन हो गया और उसके चलते कई बार ऐसी बातचीत हुई जिसका कोई मतलब नहीं था। बीजेपी भी भटक गई अपने रास्ते से, उसको जिन उपलब्धियों पर बात करनी थी उसके बजाय वो बहुत हल्के फुल्के और जिसे कहते हैं कि गली मोहल्ले के मुद्दों में आके उलझ गई। एग्रेसिवनेस की बात रंजन ने की है कि इस बार इंडिया ब्लॉक बहुत एग्रेसिव है, इस पर भी आपकी राय। और जहां तक चुनाव प्रचार के आंकड़े हैं, मैं बीच में ज़रूर बताऊंगा कि बीजेपी के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने, समाजवादी पार्टी और लालू यादव के पार्टी ने कितना प्रचार किया है, उसी से अंदाज लग जाएगा कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है और उस मेहनत के हिसाब से हम रिजल्ट का अनुमान 1 जून को लगाएंगे, जो सब एग्जिट पोल में दिखाया जाएगा। फिलहाल आपकी राय। राघवन जी, भारतीय जनता पार्टी के तीनों बड़े नेता, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मुख्यमंत्री रहे, विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष रहे और मंत्री जो रहे, उन सबके आक्रामक प्रचार के बावजूद आम जनता के बीच में किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं बन पाना एक बड़ा आश्चर्य का विषय बनता है। अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव प्रचार के दौरान अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जा पाने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई या वैसा प्रचार अभियान नहीं चढ़ पाई जैसा 2014 या 2019 में हमें देखने को मिला था। बात हम करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें, तो इनके प्रचार अभियान कम रहे, इनके आम सभाएं कम रही, इनके रोड शो कम रहे। इसके बावजूद भी ये भी कोई जनता के बीच में सरकार की असफलताओं को स्थापित कर पाने में पूर्ण रूप से असफल रहे। एक तो कांग्रेस का वैसे ही जो हालात, राजनीतिक हालात नजर आ रहे थे, उस परिस्थिति के बावजूद कांग्रेस वो मजबूती के साथ
अपना पक्ष नहीं रख पाई और सरकार की नाकामियों को जनता के सामने नहीं ले जा पाई, और पूरा का पूरा चुनाव अगर हम देखें एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणियां करके ही पूरा चुनाव अभियान रहा। अब इसका कितना असर आम जनता के बीच में जाता है, और शायद यही कारण है कि अगर हम देखें हर चुनाव के चरण में वोटिंग परसेंटेज बड़ा कम जाता रहा, जिसके कारण आम जनता की अरुचि सामने आती रही। एक कारण तो ये वैसे भी रहा था, और दूसरा कारण जो था कि जो कांग्रेस के मतदाता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और भाजपा के मतदाता, भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच में जो एक भाव पैदा हो गया था कि भाजपा जहां अपने जीत को सुनिश्चित मानकर चल रही थी, कांग्रेस का मतदाता जहां अपने हार को सुनिश्चित मानकर चल रहा था, ऐसी परिस्थिति में जो वोट कम हुआ है उस वोट से कहां किसको कितना नुकसान होगा, ये 1 तारीख के बाद ही कह पाना संभव होगा। अभी वर्तमान में अब 1 तारीख तक हम कुछ भी ना कहें वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, हम ज़रूर कुछ नहीं कहेंगे 1 तारीख तक, हम 1 तारीख के बाद भी चुप रहेंगे, हम 4 का इंतजार करेंगे। लेकिन जो आपने बात कही कि प्रतिपक्ष ने भी उन बहुत सारी चीज़ों को जनता के बीच में ले जाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो सफल होते हुए नहीं दिखा। सरकार के बारे में आपने कहा कि बीजेपी सरकार में, लेकिन इस बार उसका उतना सब कुछ ठीक नहीं था जो 2019 में था। मेरी जो निजी राय वो ये है कि बीजेपी को इस बार जब जो भी घटबड़ मिलेगी उसमें सबसे खतरनाक जो रोल रहेगा वो भाजपा की उस नीति का, उस पॉलिसी का है जिसने उसे कार्यकर्ता से थोड़ा सा दूर किया है। बीजेपी पहली बार कार्यकर्ता से दूर हुई है। आम चुनाव की बात करें और कॉर्पोरेट कल्चर में जाकर उसने सोशल मीडिया पर अपना कैंपेन चलाया। तो मुझे लगता है कि भाजपा जो कार्यकर्ता निष्ठ पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, उस कैडर की उपेक्षा की वजह से बीजेपी को ये संकट दिखाई पड़ रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो पिछले बार से कम होगी कि ज़्यादा होगी या 250 आ जाएगी। लेकिन मैं बहुत संक्षेप में 2-3 बात कहूँगा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊँगा कि जब इलेक्शन थे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के, दूर से बैठकर जब यहाँ डिबेट करते थे हम, लखनऊ और कानपुर और गोरखपुर के पत्रकारों से बातचीत करते थे, तो वो ये कहते थे कि इस बार बीजेपी को जीतने में बहुत मुश्किल जाएगी और अगर वो हारती है तो हैरत नहीं होगी। लेकिन हम जब यहाँ से बात करते थे तो उनसे 2-3 सवाल करते थे कि क्या महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ी है योगी की सरकार में? क्या माफिया राज कमज़ोर पड़ा है, वो नियंत्रित हुआ है? क्या 8-9 बजे कोई व्यापारी दुकान बंद करके जब घर जाता है तो उसके घर के लोगों को इस बात की चिंता होती है कि वो सुरक्षित घर आएंगे या नहीं आएंगे? या बड़े अमीर आदमियों की वहाँ धरपकड़ है, जिसे कहते हैं ना, अपहरण तो नहीं हो रहा है? अगर ये सब नहीं हो रहा है तो फिर ये आप मान लीजिए कि एक अंडर करंट है जिसको हम मीडिया के लोग देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि महिला आधी आबादी होती है, व्यापारी वर्ग ओपिनियन मेकर होता है। अगर वो अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा है तो फिर ज़रूर इस मामले में बीजेपी कमज़ोर हो सकती है, मगर इतनी कमज़ोर नहीं कि सरकार का संकट आएगा। नतीजे उसी के आसपास निकले, और जो लोग कहते थे कि 220 भी आना बहुत मुश्किल है, बीजेपी 250 के पार उत्तर प्रदेश में गई विधानसभा चुनाव में। तो मुझे लगता है कि अगर लोगों ने, उमाकांत जी, 500 वर्ष के राम मंदिर को लेकर कोई धारणा बनाई होगी तो वो जाहिर है कि उसका ढिंढोरा नहीं पीटेगा। अगर लोगों को लगता है कि मोदी की गारंटी, ये मोदी जी का अपना डायलॉग है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ बीजेपी थोड़ा सा रॉन्ग साइड जा रही है, क्योंकि व्यक्तिनिष्ठ पार्टी जब होगी तो बाकी लोग कहेंगे कि फिर आप ही सब कुछ देखिए। ये मोदी की गारंटी के जो नारा है उसने बीजेपी के भीतर थोड़ी सी कमजोरी लेकर आए। लेकिन अगर जनता वोट देगी तो हमें लगता है कि नतीजे चौंकाने वाले भी आ सकते हैं। अभी बहुत टफ फाइट दिख रही है, विपक्ष से कमज़ोर होने के बाद भी हो सकता है कि ये इससे उल्टा नजर आए। लेकिन हमने कहा कि ये एक तरह से गॉसिप है, टाइम पास करने की हम बात कर रहे हैं। 4 जून तक अटकलें हैं, अनुमान है, कितना सच होगा ये तो वही जानते हैं जिन्होंने वोट किया है। लेकिन हम तो जो सतह पर हलचल हो रही है उस पर बात कर रहे हैं। उमाकांत जी, आपकी राय, चुनाव थम गया है, आखिरी चरण के वोट पड़ जाएंगे और 1 जून से लोग अपने अनुमानों की पोटलियां खोलना शुरू कर देंगे, एग्जिट पोल जिसे कहते हैं, और फिर 4 जून तक उसी पर घमासान होगा। आपकी राय? राघवेंद्र जी, देखिए, इस बार का चुनाव कई मायनों में बाकी चुनाव से अलग है। अभी गौरव जी कह रहे थे, बिल्कुल सही, मुझे भी लगता है। बिल्कुल इस बार कोई मुद्दा ऐसा नहीं बना जिसको लेकर के हम ये प्रिडिक्ट कर सकें कि वोट किधर गया होगा या कौन सी पार्टी आगे बढ़ेगी। अब इसमें एक तरह से माना जाए तो चूंकि सरकार जिसकी है उसके खिलाफ कोई मुद्दा ऐसा बन नहीं पाया, तो जो सरकार के लोग हैं वो ये मान सकते हैं कि उनके खिलाफ कोई मुद्दा नहीं बना, तो वही बेहतर स्थिति में है।
दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जिन मुद्दों को हवा देने की कोशिश की गई या जिन मुद्दों को बनाने के लिए मुद्दा बनाने के प्रयास किए गए, जैसे बेरोजगारी, जैसे महंगाई, ये वो क्लिक नहीं कर पाए ये मुद्दे। और जहां तक नेताओं के प्रचार की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में 1 से लेके 10 तक मोदी ही मोदी हैं, बाकी सब 11 से शुरू होते हैं। और बाकी लोग मिलकर भी, जैसे एक गठबंधन बना सारे दलों का, और वो गठबंधन अपने अपने प्रांतीय स्तर पर हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत उठापटक करने में कामयाब रहा हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उस गठबंधन का ऐसा कोई बहुत प्रभाव हो, ऐसा मैं तो नहीं मानता। और भारतीय जनता पार्टी ने, अभी आप एक बात कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी में कि कार्यकर्ता थोड़ा सा उतना आगे नहीं आ पाया। मैं ऐसा मानता हूं कि कार्यकर्ताओं के पास एक ऐसा चेहरा है नरेंद्र मोदी जी का कि जिस चेहरे को लेकर के उनमें जो कॉन्फिडेंस है, अब देखिए ये बात की बात है, 4 तारीख को आने वाले परिणाम हो सकता है इस बात को गलत सिद्ध करें कि वो सिर्फ जिस चेहरे को लेकर के चल रहे थे वो उतना कामयाब नहीं रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कार्यकर्ताओं का मोदी पर भरोसा बहुत है। और ये भरोसा नगरीय चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव तक दिखता है। तो ये कह पाना जरा थोड़ा, अभी तो आज की तारीख में कोई पंडित, कोई वैद्य, कोई हकीम ये दावा नहीं कर सकता। एक बात एग्जिट पोल की चल रही थी राघवन जी, मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह अभी वातावरण है, इस बार आप एग्जिट पोल में भी वातावरण यही देखेंगे। हर एजेंसी का एग्जिट पोल का रिजल्ट अलग अलग ग्राफ दिखाएगा, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग सीटें दिखाएगी, बड़े मिले जुले से परिणाम होने वाले हैं। आखिर में तो पिटारा जो 4 तारीख को ही खुलेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता है तो फिर कोई मुद्दा होता ही नहीं है। जब कोई मुद्दा होता ही नहीं है तो जो पार्टी एग्जिस्टेंस में होती है नॉर्मली वही आगे चलती है। देखिए, ये आप उन नतीजों का संकेत दे रहे हैं जो 4 तारीख को आ सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल रंजन जी, वो छोटे छोटे 2 सवाल आपके पास थे, उनका उत्तर दे दें। और उसके बाद जैसे बीजेपी इसको भी इशू बना रही है कि हम एनआरसी को लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे और सीए को कोई हटा नहीं सकता है, ये जो मुद्दे हैं जिस पर वो और बात कर रही है। और जो अंडर करंट की बात थी वो राम मंदिर का मुद्दा था जो 4-6 महीने पहले से गर्म हो रहा था। अब लोगों को लगता है कि उसका शायद गर्माहट उसकी खत्म हो गई है और वो कोई नज़र नहीं आ रहा है। अगर वो नज़र नहीं आया तो नतीजे चौंकाने वाले आएंगे, और वो नज़र आया तो आप समझिए कि नतीजे और भी चौंकाने वाले आएंगे। आपकी राय, 2019 में बीजेपी के पास कितना कुछ था बताने, और 2024 में कितना कुछ रह गया बताने के लिए? राघवन जी देखिए, जो 2019 का चुनाव हुआ था जी, वो राष्ट्रवाद का मुद्दा था, पुलवामा बालाकोट का बहुत बड़ा मुद्दा था, और पूरे देश में एक लहर थी। उसमें ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीते जो कि जीत नहीं सकते थे। मोदी ब्रांड बन के उभरे थे। 14 में एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर था। 24 में आते आते जो चमक थी एक ब्रांड की, क्योंकि कोई भी ब्रांड राघवन जी जब लगातार यूज करेंगे आप जी, पंचायत चुनाव में भी यूज करेंगे, असेंबली में भी यूज करेंगे, और एक ही चेहरा है। और जो दूसरी गलती हुई हमारे ख्याल से भाजपा के पार्ट पे, ये लोग जो स्टेट लीडर्स हैं जिनकी चमक हुआ करती थी, दिल्ली में कुछ से हुआ करता था, उनको धीरे धीरे किनारे कर दिया गया मोदी को आगे लाने के लिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्टेट असेंबली के चुनाव में कोई नेशनल लीडर को चेहरा बना के रखा जाए बिल्कुल। और जो स्टेट के लीडर को किनारे कर दिया जाए। शिवराज सिंह चौहान एग्जाम्पल है आपके सामने, वसुंधरा राजे, रमन सिंह तोमर, कितने नेता हैं। तो ये जो गलती हुई, और जब चुनाव जीते यहाँ पे मध्य प्रदेश में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उससे ओवर कॉन्फिडेंस हुआ भाजपा को कि मोदी ब्रांड चल जाएगा। क्योंकि आप याद कीजिए उसके पहले कर्नाटक, हिमाचल पार्टी हार चुकी थी, उनका आत्मविश्वास हिला हुआ था। लेकिन जब यहाँ पे जीत हुई तो उनको लगा बस ये हमारा जो हमारा मॉडल है ये ठीक है, इसी को लेके हम चलेंगे। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी राघवन जी, हम लोगों ने देखा था। जनता हमारी बड़ी सेंसिटिव है। आप याद कीजिए मणिपुर की घटना को, आप याद कीजिए जो गुजरात में रेपिस्ट थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी, जब उनको छोड़ा गया पैरोल पे, कैसे माला पहनाया गया। तो और याद कीजिए ऐसी कितनी घटना है। फिर जो भ्रष्टाचार को लेके एक मुहिम चली भाजपा की, वो धराशायी इसलिए हो गया, जितने भ्रष्टाचारी थे 25 लोग,
उसमें से 25 आ गए भाजपा में, उनके दाग धुल गए, बन नहीं पाया। और रहा राम मंदिर की बात, तो देखिए राम मंदिर का जो गुस्सा था बाबरी मस्जिद को लेके, वो तो तभी शांत हो गया था जब वो 92 में धराशायी हुआ था। राम मंदिर बनने की जो खुशी थी या जो एक उत्साह था, भाजपा भुना लेती अगर चुनाव तुरंत कर लेती। जी 3 महीने बीत गए। इसी बीच हुआ क्या, जो 400 पार का नारा लगा, एक और गलती था, बहुत बड़ी गलती थी। 400 पार का नारा लगा, साथ में ऐसे बयान आने लगे हमें संविधान बदलना है, चारुण गोविल हो चाहे विधोड़ी हो, कितने लोगों ने बोला। उससे भाजपा के खिलाफ ही माहौल बन गया। और पहली बार ऐसा हुआ 10 साल के बाद राघवन जी, जो शेड्यूल का सेक्शन है, जो आरक्षण से जिनको लाभ मिलता है, उनको लगा मैसेज फैला कि संविधान बदल के हमारा आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा बना, इवन यूपी में भी मुद्दा बन गया है। तो भाजपा ने कई गलतियां ऐसी की जो बाद में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो हुई, लेकिन काफी दूर हो चुका था। इसलिए इस बार का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जाति जो एक समीकरण थे राघवन जी, तेजस्वी यादव बिहार में, अखिलेश यादव यूपी में, वहां पे महाराष्ट्र में अलग कहानी चल रही है, जो पार्टी तोड़ी गई एनसीपी। तो कई जगह इन्होंने गलतियां की हैं, उसका खामियाजा भाजपा को मुझे जो दिख रहा है भुगतना पड़ रहा है स्टेट में। इसलिए बहुत से मुद्दे भाजपा चाहते हुए भी नहीं बना पाई। और मैंने पहले क्या, लहर नहीं था, चमक नहीं था, तो मुझे जो दिख रहा है सीटें कम हो रही हैं। कितनी कम होगी, चूंकि हम लोग सेफलारिस्ट नहीं है, क्या मोहब्बत पे रहेंगे नहीं रहेंगे, 220 250 220 नहीं कहने का, लेकिन फैक्ट है कि सीटें कम हो रही हैं। और कितना गेन कर पाएंगे वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, इसमें मुझे डाउट है। मगर मैं जानता हूं कि जो हार्ड कोर है, जो हार्टलैंड है, यूपी बिहार ऐसी जगहों पे, महाराष्ट्र, यहाँ पे भाजपा की सीटें निस्संदेह कम हो रही, जो मुझे दिख रहा है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन एक दो बातें इसमें मैं जोड़ूंगा, फिर मैं जल्दी से गौरव जी की तरफ आऊँगा। एक तो ये कि मुझे बार बार लगता है, पिछले चुनाव में भी मैंने विधानसभा में कहा था कि जाति के मुद्दे भले ही चर्चाओं में बहुत होते हों, लेकिन वोट उनके हिसाब से उतने नहीं पड़ते जितने पहले कभी जातिवाद पर पड़ते थे। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बहुत से इलाके इसके उदाहरण हैं। जहाँ तक राम मंदिर की बात है, अगर राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापना के साथ चुनाव होते तो शायद ऐसा लग रहा है हम सबको कि नतीजे भाजपा के पक्ष में बहुत आते, लेकिन 500 वर्ष का मामला था, वो 4 महीने में लोग भूल जाएंगे, इसकी अपेक्षा मुझे कम लगती है एज ए जर्नलिस्ट। और जहाँ तक बात है गलतियों की, तो हर एक ने गलती की है। मैं बीजेपी की गलतियों के साथ उसके प्लस की बात कर रहा हूँ। वो इस बात कर रही कि हम कॉमन सिविल कोड लेकर आएंगे। ये मुद्दा भाजपा का कोर इशू था और ये लोगों को अंदर तक उद्वेलित करेगा, और बीजेपी के पक्ष में भी लोग आएंगे ताकत से, और जो इसके खिलाफ है वो बीजेपी के खिलाफ भी ताकत से आएंगे। अगर 100 लोगों में से 40 इसके खिलाफ हैं तो 40 के 40 वोट भाजपा के खिलाफ जाएंगे, और 60 अगर इसके पक्ष में हैं तो हो सकता है कि 50 वोट पड़ने आए, 10 वोट उसके पक्ष वाले ना डालें। लेकिन ये मुद्दा असर करेगा कॉमन सिविल कोड का, रामलला की स्थापना का, और फिर जिस राष्ट्रवाद की हम बात कर रहे थे 2019 की, वो भले ही मौजूद नहीं है, लेकिन बीजेपी का जो राम मंदिरवाद था वो लोगों को अगर दिलों में घर किए हुए है तो नतीजे वैसे ही आ सकते जो 2019 के आसपास आए थे। मेरे हिसाब से बीजेपी कुछ खोएगी तो फिर कहीं दूसरी जगह से पा भी लेगी, तो ले देकर मामला उसका इतना हो जाएगा कि 2019 से खराब स्थिति में, अच्छी स्थिति में भरी ना हो लेकिन खराब स्थिति में नहीं जाएगी। इस मुद्दे पर अपन 4 तारीख को जरूर बात करेंगे कि हम सबके अनुमान को इकट्ठा करके उसमें से फिर मीन निकालेंगे कि किसका बेहतर था किसका नहीं था। गौरव जी, आपकी राय। राघव जी, मैं इसमें एक मुद्दा और जोड़ना चाहता हूँ। अगर हम पूरे राजनीतिक परिदृश्य को देखें, 2014 और 2019 के बाद से लगातार जिस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल किया जाता रहा, वो भी आम जनता के मन में एक अरुचि का सबसे बड़ा कारण मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा। और जिस तरीके से इंदौर की घटना हुई या खजुराहो की घटना हुई, एक ताजा उदाहरण है, सूरत की घटना हुई, उसके बाद मतदाताओं के मन में जो एक अलग तरीके का भाव बना है या कार्यकर्ताओं के मन में जो अलग तरीके का भाव बना था, उसके कारण भी कुछ जो वोट ऑफ परसेंटेज कम होने का एक रीजन है वो सबसे बड़ा नजर आता है। और ऐसी स्थिति में खामियाजा इसका कहीं ना कहीं बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस तो भुगत ही रही है, लेकिन बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा। वो खामियाजा कितना हो सकता है, ये 4 तारीख को ही पता पड़ पाएगा। बिल्कुल। उमाकांत जी, आपकी राय। देखिए राघवन जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस प्रचार में बीजेपी ने जो एक
गलती कहें या नासमझी कहें, कुछ भी कह लीजिए, कि बीजेपी को अपने रिपोर्ट कार्ड पर रहना चाहिए था। बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड बहुत समृद्ध है और उसी पर बात होती तो शायद स्थिति ज़्यादा साफ होती। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हम अभी जनता के मन की बात को नहीं भाप पा रहे हैं, ना हम समझ पा रहे हैं। कोई अंडर करंट अगर नहीं है तो भी करंट तो है, उस करंट को अभी हमको समझना होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कमोबेश स्थिति 5-10 ऊपर नीचे रहेगी, लेकिन मोर और लेस रिजल्ट वैसा ही रहने वाला है जैसा 2019 में था। हम लोग बहुत संभल कर बात कर रहे हैं, कोई भी बातचीत करने में जोखिम नहीं उठाना चाहता, हर आदमी डिफेंसिव मोड पर है। लगता है कि ऐसा कुछ ना बोल जाएं, लेकिन जो धारा 370 की बात होती थी, राम मंदिर की बात होती थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती थी, सीए की बात होती थी, एनआरसी की बात होती थी, हमें लगता है कि इन कोर इश्यू पर बीजेपी ने काफ़ी काम किया हुआ है। विपक्ष बिखरा हुआ नज़र आ रहा था, लीडरशिप उनकी बहुत अच्छी दिख नहीं रही थी। अभी जरूर कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस को बहुमत मिलेगा तो अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो सकते हैं। अब ये बात कितनी इंडिया ब्लॉक के भीतर मजबूती के साथ है, कितनी नहीं है, ये तो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस ने भी, माने इंडिया ब्लॉक ने भी आखिर तक अपना लीडर तय नहीं किया था और इस एक तरह से अनिश्चितता का लाभ भी भाजपा को मिलेगा, क्योंकि 75 साल के बाद हिंदुस्तान का वोटर बहुत चालाक हो गया, चतुर हो गया। अब वो 500 रुपये में बिकने की बात नहीं हो सकती है, 2000 में बिकने की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि वो पैसे भी ले लेगा और आपको वोट भी नहीं करेगा। ये बात भी लोगों ने समझाई, पॉलिटिकल पार्टी ने समझाई कि आप पैसा तो ले लीजिए उनसे, लेकिन वोट हमको दे दीजिए। तो उसने तय कर लिया कि पैसा कोई भी दे, वोट मुझे वहीं देना जहां मुझे वोट डालना है। तो ऐसा लगता है कि सब चीज़ें अभी 1 जून के बाद से जिसे कहते हैं ना, प्याज की परतें खुलना शुरू हो जाएगी और 4 जून को सारा मामले ओपन हो जाएगा। तब तक हम सब मीडिया के लोग भी, आम जनता भी, हर जगह टाइम पास करने के लिए अखबार पढ़कर, टीवी देखकर ये सब चर्चा करेंगे कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा का रिपोर्ट कार्ड स्ट्रांग है। विपक्ष के पास बहुत कुछ था, लेकिन यूनिटी नहीं होने के कारण बीजेपी को सारा इलेक्शन बड़ा जिसे कहते हैं ना, आसान लग रहा है। और अगर बीजेपी ज़बरदस्त बहुमत से निकलती है तो जाहिर है कि विपक्ष ईवीएम पर आएगा, और बीजेपी हारती है तो लोग वही कहेंगे कि भाजपा के भीतर व्यक्तिवाद शुरू हो गया था। हर जगह 1 से 10 तक लीडरों में सिर्फ नरेंद्र मोदी थे, बाकी स्टेट की लीडरशिप साइडलाइन कर दी गई थी, कार्यकर्ताओं की जगह कॉर्पोरेट कल्चर रही थी। और इस पर भाजपा को आज नहीं तो कल विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइंट लीडरशिप ही काम करती आई है भाजपा में, अभी तक कार्यकर्ता ही काम करता हुआ आया। तो ये सब बातें 4 जून के बाद लोग तय करेंगे। आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। गौरव जी, आपका साधुवाद। रंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उमाकांत जी, आपका भी साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए i24।